हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जैसे कि एसएससी के जेई एई, यूपी पीसीएल के जेई एई और सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में, इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में, गेट में, ईएसी में, सीएस में पूछे जाता है और बहुत ही यूज़फुल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर्स आर रेटेड एट केवीए इंस्टीड ऑफ किलोवाट बिकॉज ट्रांसफार्मर को हम लोग केवीए में क्यों रेट करते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं रेट करते हैं? उसका क्या रीज़न है? तो इसका सही रीज़न हो जाएगा टोटल ट्रांसफार्मर लॉसेज डिपेंड ऑन वोल्ट एम्पियर, CS। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो लॉसेज होती है फ्रेंड्स, वो दो टाइप की होती है। एक होती है कोर लॉस या आयरन लॉस जिसे कहते हैं, और एक होती है हमारा कॉपर लॉस। तो जो हमारा आयरन लॉस होती है दोस्तों, वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो आयरन लॉस में बेसिकली दो टाइप की लॉसेज होती है, हिस्टेरिसिस लॉस जिसको बोलते हैं हम लोग, और हम लोग कहते हैं ईडी करंट लॉस। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो हमारा जो कोर है उसको हम लोग सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, और ईडी लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लैमिनेट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये बेसिकली ये जो दोनों लॉसेज है वोल्टेज पे डिपेंड करती है। हमारा जो कॉपर लॉस होता है दोस्तों, वो कांस्टेंट लॉस होता है, जो वेरिएबल लॉस होता है, जो कि दिन में हमेशा होते रहता है, उसके लोड के पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस लॉस को हम लोग I²R से डिनोट करते हैं। तो ये करंट पे डिपेंड करता है। तो दोनों जो लॉसेज हैं मिलके वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। इसी के लिए जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो ऑलवेज VA में होता है, या फिर KVA में होगा, या फिर MVA में होगा। ठीक है, लेकिन VA में ऑलवेज इसका रेटिंग होता है। ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल्स को अगर देखते हैं दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर में एक कोर होता है, उसके अक्रॉस जो दो वाइंडिंग्स है, LV या HV वाइंडिंग, डिपेंडिंग अपॉन स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसमें माउंट की जाती है। एक वाइंडिंग से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता है, जो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, इसमें वोल्टेज के चलते, तो एक फ्लक्स डेवलप होता है। तो उस फ्लक्स जो है सेकेंडरी में भी लिंक करता है, यहाँ पर भी एक वोल्टेज इंड्यूस करता है। ठीक है, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफ़र का बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसमें हम लोग पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन उसमें जो फ्रीक्वेंसी है दोनों साइड की वो कांस्टेंट होता है, यानी कि प्राइमरी की फ्रीक्वेंसी और जो सेकेंडरी की फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों इक्वल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप डाउन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, इसमें इनपुट वोल्ट एम्पेयर और आउटपुट वोल्ट एम्पेयर दोनों इक्वल होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी को वाइंडिंग को देखें तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और जो KVA ये दोनों आपस में कांस्टेंट होता है। तो और वेरी क्या करता है फ्रेंड्स, वेरी करता है हमारा वोल्टेज एंड करंट, ये दो चीज़ वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी एक्साइटिंग करंट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर डिपेंड्स। जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है क्या पे डिपेंड करता है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑन बोथ वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, ओनली ऑन द वोल्टेज अप्लाइड, ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, और लोड पे। तो ये किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स? तो वोल्टेज और उसके फ्रीक्वेंसी पे। कैसे डिपेंड करता है? देखिए, जो हमारा EMF का फॉर्मूला होता है वो होता है 4.44 इंटू N, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, वेदर प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इंटू 5 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? E अपॉन फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, E अपॉन फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो E अपॉन फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, तो फिर क्या होगा, E और फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रोपोर्शनल होगा, तो फ्लक्स जो है हमारे दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when energy has to be supplied during each cycle of magnetism while magnetizing the core of a transformer it is known as। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिज्म की जो साइकिल होती है फ्रेंड्स, वो इस तरह की होती है। इसमें हम लोग B को रखते हैं, इसमें H को रखते हैं, इसको हम लोग BH कर्व कहते हैं। तो उसमें जो लॉस जनरली क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन से पास होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें गैप बनता है। तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर नो लोड कंडीशन ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ नो लोड करंट सप्लाईज। नो लोड करंट क्या सप्लाई करता है? तो नो लोड करंट सप्लाई करता है लॉस एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। यानी देखिए, अगर ट्रांसफार्मर का हम लोग नो लोड करेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो कंपोनेंट आता है, जिसको हम लोग IMU कहते हैं। ठीक है, IW कहते हैं, और एक को हम लोग IMU कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि जो हमारा वाट वाला कंपोनेंट है वो I0 इंटू कॉस फाई होता है, और जो हमारा IMU होता है वो होता है हमारा I0 इंटू साइन ऑफ फाई।
तो अगर हम लोग इस एंगल को यहाँ पर फाई पकड़ते हैं, यानी नो लोड का ये एंगल को पकड़ते हैं, तो ये जो हमारा है ये कंपोनेंट आई म्यू हो गया, और ये हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा कंपोनेंट आई डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आई म्यू इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये तो उसको हम लोग दो कंपोनेंट बोलते हैं, लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट, यानी कि आई डब्ल्यू को लॉस कंपोनेंट कहते हैं, आई म्यू को हम लोग मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर द वेरिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी लीड्स टू इंड्यूस ईएमएफ, किसका वेरिएशन होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ मशीन प्रोड्यूस द स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ कौन सा प्रोड्यूस करती है, ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, तो वो वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड, वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होती है, वो मैग्नेटिकली कपल्ड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी एक का फ्लक्स दूसरे से लिंकेज होता है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होती है। ट्रांसफार्मर एट नो लोड बिहेव्स लाइक, तो ट्रांसफार्मर नो लोड्स पे किसी तरह बिहेव करती है, तो बिहेव करती है इंडक्टिव रिएक्टर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द डीसी सप्लाई इज अप्लाई टू ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई अप्लाई करने से क्या होगा दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस होता है वो तो हमारा 2πf यानी फ्रिक्वेंसी इंटू एल, यानी एल मतलब इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। तो अभी क्या होता है डीसी में, क्या हम लोगों को पता है फ्रेंड्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, यानी डीसी एक कांस्टेंट करंट होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग जीरो कर देंगे तो जो हमारा एक्सएल का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए जो प्राइमरी करंट जो ड्रॉ होता है वो क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एक्सएल का क्वांटिटी वैसे भी आर से बहुत बड़ा है तो यहाँ पर एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल जो है हमारा वो जीरो हो जाएगा। तो आई का करंट का जो वैल्यू होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक्सेसिवली हाई करंट होने से क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो रेजिस्टेंस की इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो वो इन्फाइनाइट होगा, यानी कि प्राइमरी की जो वाइंडिंग है सेकेंडरी की वाइंडिंग से बिल्कुल आइसोलेटेड होनी चाहिए। ये हमारा ट्रांसफार्मर केस में। अगर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर देखें दोस्तों, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि कुछ जो वाइंडिंग है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से लिंक करती है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर केस में ऐसा नहीं होता, तो दोनों बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन्फाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, तो फ्राइडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द केवीए रेटिंग ऑफ 3-phase ट्रांसफार्मर विथ वोल्टेज 200 वोल्ट एंड करंट 100 एम्पियर, तो देखिए केवीए रेटिंग क्या होगा हमारा, तो केवीए रेटिंग जो हमारा हो जाएगा, केवीए रेटिंग वो क्या होगा, V इंटू आई, सिंस हम लोग केवीए में निकालना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, और ये 3-phase ट्रांसफार्मर पूछा तो √3 टाइम्स चलाएगा ये, तो √3 टाइम्स अगर हम लोग 100 और 200 को पुट कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो 34.64 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज एनर्जाइज फ्रॉम स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स, इट्स आउटपुट वोल्टेज विल बी, स्क्वायर वेव से अगर हम लोग एनर्जाइज कर दे प्राइमरी को तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो भी एक स्क्वायर वेव आएगा सेकेंडरी साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, तो आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है फ्रेंड्स, लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नो लोड प्राइमरी करंट आई नॉट इज अबाउट डैश ऑफ फुल लोड प्राइमरी करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो क्या होता है 3 to 5%। देखिए यही अगर हम इंडक्शन मशीन देखें तो वो 30 to 40% होता है, उसके केस में ये सही है, क्योंकि इंडक्शन मशीन में क्या होता है हमारे पास एयर गैप होता है, तो एयर गैप के चलते जिसका जो हाईली रिएक्टेंस होता है तो वो जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो ड्रॉ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, ये मैग्नेटिकली कपल्ड होता है आपस में, तो उसमें मैग्नेटाइजेशन जो करंट होगा उसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स, पावर फैक्टर जिस पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फेराइट कोर्स आर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज़, फेराइट कोर क्यों यूज़ किया था हाई कोर ट्रांसफार्मर में, क्योंकि फेराइट कोर का जो हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर विल बी लार्जेस्ट इन साइज, तो क्या हो जाएगा इसमें ए होगा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटती है तो ट्रांसफार्मर कोर का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज केवी रेटिंग, 50 हर्ट्ज में ट्रांसफार्मर किया तो केवी रेटिंग क्या हो जाएगी, तो केवी रेटिंग इसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो 1/8 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द बुशिंग्स इन द ट्रांसफार्मर यूज फॉर, बुशिंग क्यों यूज़ किया जाता है, तो यूज टू इंसुलेट ट्रांसफार्मर लीड्स एज दे कम आउट थ्रू टैंक, तो ट्रांसफार्मर लीड जो बाहर आती है उसको आइसोलेट करने का ये यूज़ होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील इज यूज टू मेक द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि लो हिस्टेरिसिस लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग कोरुगेटेड एयर रेडिएटर्स ऑन द साइड ऑफ ट्रांसफार्मर टैंक्स, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है और कूलिंग सफिशिएंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रीदर इन 3-phase ट्रांसफार्मर, 3-phase ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्यों होता है, तो वो होता है हमारा टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का ऑयल का जो टेम्परेचर मॉइस्चर जो है उसको
रिमूव करने के लिए। इनकमिंग जो एयर आती है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसका जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ब्रीदर का यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन विच रिड्यूसेस एडी करंट लॉसेज इन इलेक्ट्रिक मशीन किस पे वेरी करता है? तो उसका जनरली थिकनेस होता है 0.5 to 5। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।